स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे यूनिट सेकंड में कि किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा हमने देखा था, थ्योरीज देखी थी और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में देखे थे और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कैसे कैसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में केयर प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनके द्वारा हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं और कैसे उनको हम इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स। हम लोग को देखना है आज प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला क्या है, एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बीइंग। सिंपल सा कहने का मतलब है जब भी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग या किसी भी पेशेंट को हम डील करने जाएंगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमको उसके सारे रिलीजियस, इकोनॉमिकल, सोशल सारी चीजें भूल करके पहले हमको उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना, मतलब कि वो इंसान है। सिंपल सा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि वो इंसान है, ना उसका सोशियो इकोनॉमिक डाटा देखना है, ना उसका सोशियो इकोनॉमिक डाटा देखना है, ना उसका रिलीजियन देखना है, ना उसका कोई भी चीज, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे हमको एज ए पेशेंट उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। सिर्फ हमको ये देखना है कि वो इंसान है, ठीक है, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है। ये भी एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंड। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हर इंसान की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस पेशेंट को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो हमको नहीं बता पाता है, लेकिन हमको वो चीजें क्या करनी है, समझने का ट्राई करना है, खुद से समझना है। खुद से समझने का मतलब है कि जो चीजें वो नहीं बता पा रहा है तब भी हमको वो चीजें समझनी, अगर वो एक्सप्रेस आउट नहीं कर पा रहा है तब भी हमको अपने अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए हम उसको क्या कर सकें, देख सकें और समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो वो अपनी कोई भी चीज हमसे शेयर आउट नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट, मतलब उसको पूरे सम्मान के साथ हम क्या करें, ट्रीट करें। अगर वो मेंटल डिसऑर्डर से भी सफर कर रहा है तब भी हमको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस का मतलब होता है कि उसको एश्योर करना है। उसको एश्योर करने का मतलब है कि हाँ मैं आपको ठीक कर दूंगा या आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा उसको सुविधा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन। और हमारा जो नर्सिंग का फील्ड है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर चलता है। ऑब्जर्व आपको करते रहना है। अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा है उस टाइम पे भी हमको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि वो पेशेंट किस तरीके से चल के आ रहा है, कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी उसके चलने में तो नहीं है। और वो अगर बैठ रहा है तब भी हम उसको देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि कोई एंजाइटी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स उसको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में उसको रखना है। और खास करके जो मेंटल के पेशेंट होते हैं उनमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्जर्वेशन इसलिए करेंगे, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ना है, अकेला नहीं छोड़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत ही उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केयर विद डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। कैसा करना है, डिग्निटी मतलब उसके पूरे आत्मसम्मान के साथ, उसके पूरे सम्मान के साथ हमको उसके पद की गरिमा या जो भी हम डिग्निटी कह सकते हैं उसमें, और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के साथ हमको उसको ट्रीट करना है। क्योंकि हम जो मेंटल हेल्थ पेशेंट को क्या समझते हैं, हम लोग जब पहले हमारी जो नर्सिंग शुरू हुई थी तब उस टाइम पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग को बहुत ज्यादा क्या नहीं दिया गया था, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो जो उसके पेशेंट होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया जाता है। तो जब पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे तो उसको प्रॉपर डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के साथ हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफ्टी। पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपने जिम्मेदारी लेकर के और सेफ्टी के साथ। सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी से गुजर रहा होगा, साइकेट्रिक इमरजेंसी से गुजर रहा होगा, क्राइसिस से गुजर रहा होगा। उस टाइम पे सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अभी तो साइड रेल्स लगाने की जरूरत नहीं है, टाई करना थोड़ा बंद हो गया है उस टाइम पे, और हम सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को वहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। या उसको इस इन्वायरमेंट से, जो हमारा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट उसको हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता। ठीक है, जब भी हमको कोई भी चीज प्रोवाइड करनी है या उसका कोई भी डायग्नोसिस होता है या उसको डिसीज का पता चलता है, डिसऑर्डर का पता चलता है, तो हमको उसको क्या रखना है, गोपनीय रखना है, जिससे क्या किया जा सके,
उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, मतलब उसकी बीमारी को पूरा प्रचार नहीं करना है कि इसको डिप्रेशन हो गया है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसा नहीं है कि सारे समाज को बताते हुए फिरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट सेंटर्ड। पेशेंट सेंटर्ड एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, सिंपल सा कहने का मतलब जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अल्टरुइज्म एंड जेन्युइननेस। क्या होना चाहिए, हम अपनी सेल्फलेसनेस को छोड़ करके, मतलब अपनी स्वार्थ की भावना को छोड़ करके किसी पेशेंट को क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति उसके अंदर होनी चाहिए। और क्या है, कंक्रीट एंड इमीडिएसी। क्या इसमें भी हमको बहुत ज्यादा सडन क्या करना है, बहुत त्वरित रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास थे जिनमें 6-7 हम लोग को याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है अगर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया है तो हम क्या नहीं कर सकते, केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमको कुछ भी शेयर आउट नहीं करेगा और उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन से। थेरापेटिक कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट के साथ पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर हमको क्या देना है, सम्मान देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है कि उसको हर चीज से क्या करना है, रूबरू कराना है और उसको न्याय के साथ क्या कराना है, उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, अपनी लीगल चीजें उसको पता होनी चाहिए, सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल इंटीमेसी। पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हम उसको क्या प्रोवाइड करें, केयर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्पैथी, सहानुभूति के साथ। पावर, ठीक है, शक्ति मतलब ये नहीं कि पावर ये दिखाने लगे पेशेंट को, पर मतलब अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ, एबिलिटी के साथ हम किसी को क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आईएनसी स्टैंडर्ड। क्या क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, किन किन तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो करके हमको पेशेंट को ट्रीट करना है, उसके डिसीज को प्रिवेंट करना है, डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना है, कैसे उसको केयर प्रोवाइड करनी है। तो कुछ स्टैंडर्ड हमारे आईएनसी ने क्या किया था, आप दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, अपनी चीजें कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड हो सकते हैं, तो हमको देखना है। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल एंड नर्सिंग प्रोवाइड प्रैक्टिकल टू गाइड एंड मेजर हाउ केयर इज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। स्टैंडर्ड मतलब एक पैरामीटर होता है, एक दायरा होता है, या एक सेट पैटर्न होता है कि किसी चीज को क्या करना है, कैसे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड प्रैक्टिकल टू गाइड, क्या करना है, गाइड करता है हमारे प्रैक्टिकल को, एंड मेजर हाउ केयर इज प्रोवाइडेड, मतलब वो केयर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा और उसको मेजर करता है। मेजर करने का मतलब होता है कि क्या ये केयर सही है कि नहीं सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, These are related with the performance of nurse in mental health care setting across a range of clinical environment and include professional knowledge, skills and attitude। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो नॉलेज हम लोगों ने क्या किया है, एक्वायर किया गया है, स्किल एक्वायर किया गया है, और जो हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रैक्टिस जो है, उसको इस स्टैंडर्ड के तहत ही क्या करना है, प्रोवाइड करना है। यही स्टैंडर्ड हमारे आईएनसी ने बताया था। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो कर करके हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। क्या है इसमें, दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड बेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन क्लासिफाइड। जो नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा ही हमारा बनाया गया था, नर्सिंग प्रोसेस में जैसे असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, उसी तरीके से इस स्टैंडर्ड को और अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने मिल करके क्या किया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था जिसके द्वारा हम केयर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या है इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। केयर में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या है, असेसमेंट। पहले हमको क्या करना है, असेसमेंट करना है। असेसमेंट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। क्या करेंगे हम, द मेंटल हेल्थ कलेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट हेल्थ आर सिचुएशन। क्या करते हैं हम असेसमेंट में, अगर हमने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा तो हम जानते हैं असेसमेंट वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके सिचुएशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और ये असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं,
इसमें हमारे बहुत सारे डाटा होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो हम क्या करते हैं, पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेंबर से, उसके लिटरेचर से, उसके रिकॉर्ड से, उसके रिपोर्ट से हम लेते हैं, वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा हो गया। मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना है असेसमेंट वाले स्टेप में। और क्या करना है, नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसके आधार पर हम एक क्या बनाते हैं, डायग्नोसिस तैयार करते हैं कि कौन सी बीमारी इसके अंदर हो चुकी है। जैसे यहीं पे हम लोग साइन एंड सिम्टम्स भी ले लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, या हमने लक्षण देख लिया है तो हमने कितने दिन से आ रहा है तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं कि कौन सी बीमारी इसको हुई होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायग्नोसिस। द मेंटल हेल्थ नर्स एनालाइज द असेसमेंट। असेसमेंट को एनालाइज करना है, डाटा इन डिटरमाइनिंग डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ रिस्क। क्या करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस बनाने का मतलब है कि कौन सी बीमारी उसके अंदर अकर हो गई है और उसके लेवल ऑफ रिस्क को, मतलब वो रिस्क कितना ज्यादा है उसके लेवल को भी इसी में चेक किया जाता है। तो पहला क्या हो गया, असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डायग्नोसिस मतलब उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसको डायग्नोस करना, बनाना, उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स है और लेवल ऑफ रिस्क को चेक करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, आउटकम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे हम लोग गोल बनाते हैं, जैसे डायग्नोसिस हमको पता चल गई, उसका बीमारी पता चल गया, तो अब हमारा गोल क्या है। गोल मतलब ये हो गया कि हमको क्या चीज अचीव करना है। अचीव करने का मतलब हो गया कि हमको कौन सा चीज ट्रीट करना है। सिंपल सी बात ये हो गई। अगर आपको जनरल भाषा में बताया जाए तो गोल का मतलब ये होता है कि हमने एक सेट पैटर्न किया है कि मतलब हमको इस चीज को अचीव करना है इतने दिन में, ठीक है, ये हमारा गोल हो गया। मतलब एक फीवर है तो उसको हमको क्या करना है, ट्रीट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। गोल मतलब फीवर को रिड्यूस करना है। लेकिन आगे चल करके प्लानिंग का जब स्टेप पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से उस अपने गोल को अचीव कर सकते हैं वो बात हो जाएगी, ठीक है। एकदम से हमारा नर्सिंग प्रोसेस की तरह ही स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। क्या है, प्लान बनाएंगे, ठीक, या गोल बनाएंगे अभी। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड 4 में क्या लिखा है, प्लानिंग। द साइकेट्रिक नर्स डेवलप ए प्लान दैट प्रिस्क्राइब स्ट्रेटजी एंड अल्टरनेटिव्स टू अटेन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हम क्या कह रहे हैं, अब हम प्लान तैयार करेंगे, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी, कौन सा ऐसा प्लान या ऐसा कौन सा चीज हम क्या करेंगे इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं जिससे जो हमारा आउटकम था वो हमको प्राप्त हो जाए। जो गोल हमने सेट किया है उस चीज को हम क्या कर सके, प्राप्त कर पाए, ये हमारा होता है प्लान। जैसे फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमने सोचा है कि कोल्ड स्पंजिंग देंगे, हमने क्या सोचा है, एंटीपायरेटिक देंगे। अगर किसी को दर्द है तो हम एनाल्जेसिक देंगे। ऐसा ऐसा गोल करना था, गोल बनाया था कि उस चीज को रिड्यूस करना है, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए हमको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी या कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कराना पड़ेगा जिससे हम उसको क्या कर सके, ट्रीट कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड 5 में क्या है, द साइकेट्रिक नर्स इंप्लीमेंट द इंटरवेंशन। जो हमने प्लान तैयार किया है अब हमारे इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। जैसे एंटीपायरेटिक हमने प्लान किया था कि हम एंटीपायरेटिक देंगे, पैरासीटामोल देंगे, डोलो देंगे, जो भी हमारा एज ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, मेडिसिन का नाम यहाँ नहीं लेना है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है हमारे डॉक्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर ने दिया है, उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इंटरवीन करेंगे। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, उस प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, मतलब धरातल पे उसको उतारना है, उसको ह्यूमन बॉडी में क्या करना है, इंसर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड 6 में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जो हमने इंप्लीमेंट किया है उसका आउटकम देखेंगे। आउटकम देखने का मतलब है क्या उस एंटीपायरेटिक ने बुखार को कम किया कि नहीं किया, क्या उस एनाल्जेसिक ने उस दर्द को कम किया कि नहीं किया, या उस एंटी वोमिटिंग वाले ड्रग ने क्या किया है, वोमिटिंग को कम किया है कि नहीं किया है। बहुत सारी चीजें, हमारा एंटीबायोटिक हमारे बैक्टीरिया के किल किया कि नहीं किया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है उसको इवैल्यूएट करेंगे, क्या हमने अपने गोल को अचीव किया है कि नहीं किया। अगर हम जैसे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं तो हम अगर उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम फिर से उस नर्सिंग प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, फिर असेसमेंट पे जाते हैं, उसके बाद हम धीरे 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 फिर से डायग्नोस, फिर से प्लानिंग, मतलब नर्सिंग प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नर्सिंग प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप पढ़ रहे हैं, इसलिए नर्सिंग प्रोसेस मतलब होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या है, द साइकेट्रिक नर्स इवैल्यूएट द प्रोग्रेस टुवर्ड अटेनिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर गोल। जो हमने गोल के लिए क्या किया है, सोचा है, क्या हमने उस गोल को अचीव किया कि नहीं किया, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो आउटकम्स हम चाह रहे थे उसको हमने प्राप्त किया कि नहीं किया, इस वाले जो स्टेप है उसमें देखेंगे, ठीक।
nurse conducts a systematic and ongoing evaluation of the outcome in relation to the prescribed plan of care. जो प्रिस्क्राइब्ड प्लान ऑफ केयर था उसके अकॉर्डिंग हमको इवैल्यूएशन देखना। अगर हमने बुखार को कम करना है तो एंटीबायोटिक दिया था, तो बुखार अगर कम हुआ है तो ठीक बात है, अगर नहीं कम हुआ है तो हमसे फिर से असेसमेंट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए। ये क्या है हमारा केयर के स्टैंडर्ड्स नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, नंबर 2 पे है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कौन कौन से स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो क्या है, इसमें हम लोग ज्यादातर चीजें फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे। ठीक, क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस रिक्वायर्स एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है वो क्या करती है, हमारे केयर को इनहेंस करती है, या हमारे प्रैक्टिस को भी क्या करती है, इनहेंस करती है, जिससे हम पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड नंबर 7 में क्वालिटी ऑफ केयर। क्वालिटी ऑफ केयर देखना है, द साइकेट्रिक नर्स सिस्टमेटिकली इनहेंस द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है और क्वालिटी ऑफ केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली देना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ऐसा चीजें कर सकते हैं, जैसे रिक्रिएशनल थेरेपी अपना करके। जैसे आदमी बोर हो रहा है, आदमी डिप्रेशन में है, तो हम उसको कुछ नई नई चीजें करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारे जब साइकेट्रिक वार्ड में आप जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे गेम का सुविधा होता है पूरा, वहां पे प्रेयर की सुविधा होती है, और कुछ बॉक्स बनाने की, कुछ गार्डनिंग करने की। ये सब हमारे क्या है, एक क्रिएटिविटी है। मतलब उनको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे करिए, तो उनका जो दिमाग है वो दूसरी जगह लगेगा, तो जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग। और क्या करेंगे, जो हमने प्रैक्टिस क्या किया था, परफॉर्म किया था, तो उसकी क्या करेंगे, हम क्वालिटी मॉनिटरिंग करेंगे, क्या वो चीज सही है कि नहीं सही है, कितनी उसकी क्वालिटी क्या है, सही है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड 8 में क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, द साइकेट्रिक नर्स अटेन्स नॉलेज and competency that reflects current nursing practice by participating in ongoing educational activities related to appropriate knowledge bases and professional issues। सिंपल सा कहने का मतलब है, एजुकेशन लेना मतलब हमको भी एजुकेशन लेना, एज ए नर्स हमको भी क्या लेना है, एजुकेशन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड 9 में क्या है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। अगर हमने जो प्रैक्टिस लिया है उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या हमने उस चीज को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। द साइकेट्रिक नर्स डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ करंट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड रेगुलेशंस। क्या करना है, जो गाइडलाइंस हमने सीखा है, जो रेगुलेशंस है, उनको अप्लाई करके उसको इवैल्यूएट करके हमको देखना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड 10 में कोलेगियलिटी क्या है, इंटरैक्ट विथ एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पीयर्स एंड कलीग्स। क्या करना है, हमको इंटरैक्ट होना है पीयर्स से एंड कलीग से, अपने सब जो हमारे सिबलिंग्स हो गए, या हमारे जो सेम एज ग्रुप के हैं, या हमारे जो कलीग हैं, उनसे क्या करना है, कोलैबोरेट करके चलना है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या करना है, शेयर नॉलेज एंड स्किल विद पीयर्स एंड कलीग। और हमको क्या करना है, अपने नॉलेज को शेयर करना है अपने पीयर्स ग्रुप से, सेम एज ग्रुप से, और अपने कलीग से भी करना है। ठीक है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अपने नर्सिंग वार्ड में कर सकते हैं, टीचिंग में कर सकते हैं, जैसे हमने अपने कलीग के साथ काम कर रहे हैं उस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे उनके साथ। और क्या है, स्टैंडर्ड 11 में कोलैबोरेशन में क्या करेंगे, द साइकेट्रिक नर्स टू कोलैबोरेट विद पेशेंट फैमिली एंड अदर इन द कंडक्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ, पेशेंट के साथ, और उस प्रैक्टिस से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनसे हम लोग क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे या उनसे कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो हमारी प्रैक्टिस है वो क्या हो सके, और अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ कॉन्सेप्चुअल मॉडल है एंड द रोल ऑफ नर्स है। कौन ऐसे कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हैं और रोल ऑफ नर्स है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। इतना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस अभी पूछे नहीं गए हमारे रिसेंटली एकेडमी में, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम उसको सिर्फ रीड कर लेंगे, जिससे हमारे दिमाग में रहे कि हम क्या चीजें अगर आ गई हमारे पास, अगर क्वेश्चंस उसके आते हैं तो हम उसको क्या कर सकें, डील कर सकें। तो क्या है,
A conceptual framework of models in mental health nursing provide basic of understanding various concepts such as causes of mental disorder, its treatment, role of nurses in psychiatric setting. सिंपल सा कहने का मतलब है फ्रेमवर्क, मतलब होता है कि एक प्रकार का ढांचा तैयार करना कि हम कैसे इस केयर को क्या करना चाह रहे हैं, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या हम इसको किस तरीके से उतारना चाहते हैं पेशेंट के ऊपर, कैसे हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, यही एक मॉडल होता है। मॉडल मतलब एक प्रकार का प्रक्रिया होता है या एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा ही क्या प्रोवाइड किया जाता है, केयर प्रोवाइड किया जा सकता है या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, एग्जिस्टेंशियल मॉडल। द एग्जिस्टेंशियल मॉडल फोकस ऑन द पर्सन्स एक्सपीरियंस इन द नियर एंड नाउ, here and now with much less attention to the person's past than in other theoretical model। सिंपल सा एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि जो करंट सिनेरियो में जो चीज हमारे सामने दिख रही है उसके ही एक्सपीरियंस के ऊपर कोई भी चीज क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइको एनालिटिकल मॉडल। साइको एनालिटिकल मॉडल किसने दिया था, सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, साइकोसेक्सुअल हमने कल पढ़ा था, तो साइको एनालिटिकल मॉडल भी किसके द्वारा, सिगमंड फ्रूड के द्वारा डेवलप किया गया था। तो क्या कह रहे हैं, वेयर दिस मॉडल फोकस्ड ऑन द नेचर, डेविएंट बिहेवियर एंड पर्पस्ड इन न्यू पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है, concept proposed by this model such as id, ego, super ego and ego defense mechanism are still widely used। इसमें क्या कह रहे हैं, साइको एनालिटिकल में जो हमारा id, ego, सुपर ईगो है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस केयर को प्रोवाइड कर सकते हैं या उसकी चीजों को, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल में क्या है, ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल टू ए स्टिमुलस, ह्यूमन बीइंग कैन बी कंडीशनड आर शेप्ड टू एनीथिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है बिहेवियरल मॉडल ये होता है कि हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर सिचुएशन में उसको रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या है, इंटरपर्सनल मॉडल क्या है, इंटरपर्सनल थ्योरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर इवॉल्व अराउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। Salvian's theory states that the person bases behavior on two drives, the drive for satisfaction and the drive for security। जो इंसान का बिहेवियर होता है दो चीज होती है, क्या हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, क्या मैं इस चीज को करके सिक्योर हूं। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सोशल मॉडल। सोशल मॉडल क्या है, द टू प्रीसीडिंग मॉडल्स फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस। कैसा है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये आधारित होता है। ठीक है, क्या लिखा है, द सोशल मॉडल मूव्स बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू कंसीडर द सोशल एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट द पर्सन एंड द पर्सन्स लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमारा सोशल मॉडल होता है वो जो सोसाइटी होती है या जो हमारा सोशल कंसेप्ट होता है, सोशल कंटेक्स्ट होता है, वो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे और क्या है, पर्सन और पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंस पे किस तरीके से वो क्या करता है, अफेक्ट डालता है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, 5 मॉडल हमारे पास थे जिनको हम लोगों ने देखा है। ठीक, नेक्स्ट हमको क्या देखना है, प्रिवेंटिव साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि हम किसी डिसऑर्डर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमने अपने फंडामेंटल में प्रिवेंशन पढ़ा है, टाइप लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा है, उसके बाद हमने कम्युनिटी में भी देखा होगा थोड़ा बहुत कि प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक, क्या है इंट्रोडक्शन, प्रिवेंटिव साइकेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिसिन। It aims to promote good mental health among individuals and to prevent the occurrence or reduce the incidence of psychiatric disease in a population। प्रिवेंशन करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है या प्रिवेंशन करने का सबसे बड़ा हमारे पास गोल या हमारा कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या हो सकता है कि किसी भी डिसीज के इंसिडेंस को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जो हमारे पॉपुलेशन में फैली हुई है उसको क्या करना है, कम करने का प्रयास करना, इसीलिए हम प्रिवेंशन को क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या करना, अकरेंस और रिड्यूस करना है किसको, इंसिडेंस ऑफ डिसीज को, और पॉपुलेशन को उस बीमारी से क्या करना है, प्रिवेंट करके रखना है। बहुत सारे लेवल होते हैं, प्राइमोर्डियल हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। हम उनमें अलग अलग चीजें देखेंगे कि प्राइमोर्डियल में क्या किया जाता है, कब किया जाता है, प्राइमरी में क्या किया जाता है, सेकेंडरी में क्या किया जाता है, और टर्सरी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, पहला क्या है हमारा डेफिनेशन में क्या देखेंगे, एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड द मेंबर्स टू द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज। क्या करना है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज डिजाइन किए गए हैं। सिंपल सा अगर हम प्रिवेंशन की बात बोले तो कुछ स्ट्रेटजी, कुछ एक्टिविटीज डिजाइन की गई हैं कि इनको परफॉर्म करके हम किसी भी डिसीज को क्या कर सकते हैं,
प्रिवेंट कर सकते हैं, या उस डिसऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, उस अपने पॉपुलेशन को, उस अपने जो पेशेंट है उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट आर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल आर पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स। हेल्थ थ्रेट मतलब होता है जो हमारा हेल्थ का खतरा है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ क्या हो रहा था, खराब हो रहा है, उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज को क्या किया है, डिजाइन किया है, एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, जो उससे होने वाली गलत निगेटिविटी है या उससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, उसको हमको क्या करना है, बचाना है, कुछ एक्टिविटीज कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में लेवल क्या है, पहला प्राइमोर्डियल, पहला ही प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है कि इज डिफाइंड एज ए प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर देमसेल्व्स बिगिनिंग विद चेंज इन सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दिस फैक्टर आर ऑब्जर्व टू डेवलप एंड कंट्रीब्यूटिंग आर हाई रिस्क चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट। सिंपल सा कहने का मतलब है, रिस्क फैक्टर को ही क्या कर देना है, मिनिमाइज कर देना है, या रिस्क फैक्टर को ही हटा देना है। ठीक है, ऐसा कोई रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से बीमारी हो सकती है, वहां पे कोई डिसीज नहीं है, वहां पे कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं बाइक पे आप क्या लगा करके चलिए, हेलमेट लगा करके चलिए, बाइक पे हेलमेट लगा करके नहीं चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो हेलमेट लगाना इज द रिस्क फैक्टर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और रिस्क फैक्टर ये किस किस से बचा सकता है, जो हमारे हाई रिस्क चिल्ड्रन होते हैं। हाई रिस्क चिल्ड्रन मतलब हो सकता है उनका सोशियो इकोनॉमी का डाटा खराब हो, वो अच्छे तरीके से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, यही सब हाई रिस्क होते हैं, जिनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी उन चीजों को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो वो हाई रिस्क हो गया। एडोलसेंट हो गए मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो रहा है। एंड यंग एडल्ट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन उनको होने के चांसेस, क्यों किसी पेपर में सेलेक्ट ना होने की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, तो उससे वो क्या हो सकते हैं, डिप्रेसिव हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर को क्या करना है, यहाँ पे मिनिमाइज करना है प्राइमोर्डियल में। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या है, सेकंड लिखने का मतलब है कि सेकेंडरी नहीं हो जाएगा, सेकंड का मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन। पहला प्राइमोर्डियल हो गया, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर रहे हैं, यहां पे क्या करें, प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज। डिसीज होने से पहले ही हमको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। क्या है, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट डिसीज विल एवर अकर। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स द एक्शन विच आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज। जो कैसे प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू यूनिवर्सल सेलेक्टिव इंडिकेटेड प्रिवेंशन। ये हमारा सीएचएन का टॉपिक है पूरा। इसको अगर हमको पढ़ना है तो हम सीएचएन की तरफ मूव करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। पूरा प्रिवेंशन जो है वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज। डिसीज होने के पहले ही अगर हमको रिस्क फैक्टर दिख गया, अगर होने के चांसेस है, तो भी हम क्या कर देंगे, उनको ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, secondary prevention. What is secondary prevention? It is defined as the action which stop the progress of a disease. क्या हो गया है, डिसीज हो चुका है लेकिन डिसीज के प्रोग्रेस को रोकना है, डिसीज के वृद्धि को रोकना है, डिसीज के प्रगति को रोकना है। क्या करना है हमको, डिसीज के ग्रोथ को रोक देना है, डेवलपमेंट को रोक देना है। एंड द इनिशियल एट द इनिशियल स्टेज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और इनिशियल स्टेज में ही उसको प्रिवेंट करना है। इनिशियल मतलब जैसे ही कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसी टाइम पे अगर डिसीज अकर हो चुका है तो हम उसको क्या करेंगे, अर्ली स्टेज में ही, इनिशियल स्टेज में ही प्रिवेंट करने का काम किसमें करते हैं, सेकेंडरी में करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन लुक्स फॉर टू लोअर द रेट ऑफ सेटअप केसेस ऑफ डिसऑर्डर विद द पॉपुलेशन। क्या करने का काम करेगा, पॉपुलेशन में जो डिसीज अकर हो रही है उसको मिनिमाइज करने का काम करेगा। क्या कर सकते हैं हम, सेकेंडरी प्रिवेंशन है फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब होता है कि हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या कोई और जैसे कहीं पे इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उस टाइम पे पहले ही टेस्ट परफॉर्म कर देना, उससे पहले ही प्रोटेक्ट कर देना, उसको आइसोलेट कर देना, ये सारी चीजें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर विद द ऑब्जेक्टिव्स टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डिसीज बाय इंटरवेनिंग बिफोर द इलनेस बिकम ट्रबलनेस टू ट्रीट। मतलब उसको पहले ही, जो बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसके पहले ही हम उसको ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा,
टर्सरी प्रिवेंशन। व्हाट इज टर्सरी प्रिवेंशन? टर्सरी प्रिवेंशन हेल्प टू रिड्यूस द सीवियरिटी। यहाँ पे उसको मिनिमाइज कर रहे थे इलनेस इनिशियल स्टेज में अर्ली डिटेक्शन करके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ चुका है। थोड़ा सा डिसीज क्या हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। डिसीज बोल सकते हैं, डिसऑर्डर ही बोल देते हैं, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करें, रिड्यूस द सीवियरिटी, डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अगर उस बीमारी की वजह से कोई डिसेबिलिटी, डिस्कम्फर्ट या सीवियरिटी उसकी बढ़ रही है, तो उस टर्सरी प्रिवेंशन में ही क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। और क्या है, एसोसिएटेड विथ इलनेस इंटरवेंशन आर टारगेटेड टू डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, diminished ability and improved quality of life with the emphasis of patient at ए एक्टिव पार्टिसिपेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनः उसकी स्थिति में लेकर के आना। तो जो भी स्ट्रेटजी हमको बोली गई है उसको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, इसमें जस्ट लाइक रिहेबिलिटेशन ही ज्यादातर बोला जाता है। हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं अपने टर्सरी प्रिवेंशन में, मतलब उसको हम सीवियरिटी की तरफ जाने से रोकते हैं, उसका डिस्कम्फर्ट क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट के में जाने से रोकते हैं, और डिसेबिलिटी होने से मतलब कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं ज्यादातर हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया, रिड्यूस द सीवियरिटी, डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी जो इलनेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें रिहेबिलिटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फॉलो की जाती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अब आ गया हमारा साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन। कैसे हम साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन? साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन डिफाइंस एनहांसिंग कैपेसिटी and competence of the psychiatrically disrupted person through enhancement to the behavior in the environment of need। सिंपल सा कहने का मतलब है, जो रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है हम किसी के जो लाइफ की कॉम्पिटेंसी होती है उसको बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, उसको जो जिसकी जो क्षमता होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, उसको हम पुश करते हैं कि वो चीजें क्या हो सके, उसकी हील हो सके, ठीक है। जैसे कोई आदमी इमोबिलाइज है, उसको मूवमेंट करने के लिए धीरे 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 हम प्रोत्साहित करते हैं, मतलब किसी को, इंसान को क्या करना, प्रोत्साहित करना, और इन्वायरमेंटल नीड के हिसाब से उसको क्या करना, बनाना या उसको स्टेब्लिश करना, ठीक है, जो हमारी इन्वायरमेंटल नीड कह रही है, ठीक। क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से भी देखते हैं। साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन डिफाइंस इनहेंसिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को क्या करना है, इनहेंस करने का काम कर रहा है, और जो एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द साइकेट्रिकली डिसरप्टेड पर्सन, जो हमारा कॉम्पिटेंसी है, मतलब जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी गुणवत्ता है या हमारी जो क्षमता है, उसको हम क्या करने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारा साइकेट्रिकली क्या हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। इनहेंस टू बिहेवियर इन द इन्वायरमेंट ऑफ नीड, जो हमारी इन्वायरमेंट की नीड है उसके हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी जो हमारी क्या है कैपेसिटी है, उसको इनहेंस करने का काम ही क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन कहलाता है। और साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन लगने का मतलब है साइकेट्रिक डिसऑर्डर से उसको प्रिवेंट करना। यही रिहेबिलिटेशन अगर हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में होता तो उसका जैसे इमोबिलाइज हो गया है पर्सन, उसका एम्पुटेट हो गया है, तो उसको चलने की कला बताना, या बहुत सारी चीजें, जैसे किसी के पास है गाल ब्लैडर नहीं है तो उसकी चीजें बताना, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या गोल होता है रिहेबिलिटेशन का? साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन इज एम टू हेल्पिंग द डिसेबल्ड पर्सन टू डेवलप इमोशनल, सोशल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज टू लिव, लर्न एंड वर्क। क्या कहता है हमारा रिहेबिलिटेशन, उसका गोल क्या होता है, वो हमको सिखाता है, बताता है कि सोशली, मेंटली, फिजिकली हम कैसे फिट रह सकते हैं, इमोशनली कैसे फिट रह सकते हैं, और उसके साथ साथ कैपेबिलिटीज टू लिव, लर्न एंड वर्क, क्या करने के लिए, जीने के लिए, सीखने के लिए और काम करने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है। ये हमारा सबसे ज्यादा बड़ा गोल होता है रिहेबिलिटेशन का। हमको क्या सिखाता है, जीना कैसे है और हमको सीखना कैसे है, मतलब हम जी रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पैरा ओलंपिक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, लेकिन तब भी वो बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। वो उनकी मेंटल टफनेस बताता है कि वो कितने मेंटली फिट है और कितने टफ है अपने काम को करने के लिए। तो रिहेबिलिटेशन उन्होंने भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपने जन्म से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंड लेकर के आता है, या बहुत ज्यादा एक्टिव होके आता है, या बहुत ज्यादा उसका मेंटल टफनेस होता है। वो धीरे धीरे जैसा जैसा इन्वायरमेंट उसको मिलता रहता है, जैसे जैसे उसको ढाला जाता है, जैसे जैसे उसको सिचुएशन दिया जाता है, उस तरीके से वो अपने आप को क्या करता है, बिल्ड करता रहता है, और आगे चल करके अपनी चीजों को सीखता है और उसमें काम करता है। सीख करके उसमें काम करना अलग चीज है, ठीक है, और उसमें ही जीना शुरू कर देता है। बहुत सारे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि
वो बहुत सारी चीजें करते हैं और बहुत सारे पदक भी उन्होंने हमारे लिए जीता है, ठीक है। और क्या है, इन द सोसाइटी विथ रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट, ठीक है, कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस की को रिड्यूस करके, मतलब कब तक कोई आपका कोई साथ देगा, तो आपको धीरे धीरे जीने के लिए कला आनी चाहिए, कोई भी आपकी मदद हमेशा नहीं कर सकता, इसीलिए रिहेबिलिटेशन कराया जाता है कि जो आपके जीने की जो चीजें हैं वो आपको आ जाए और आप बिना असिस्टेंस, बिना किसी के जरूरत के, बिना किसी के ऊपर आश्रित हुए अपने काम को, छोटे मोटे काम को, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है तो अपनी छोटी बहुत चीजों को आप क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। दिस इज द रिहेबिलिटेशन गोल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स रिडक्शन, और हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम रिडक्शन कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सिम्टम मतलब लक्षण वक्षण हमारे होते हैं, वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, ठीक है। रिस्टोर इंडिपेंडेंट लिविंग, सोशलाइजेशन एंड इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट, क्या करने के लिए, रिस्टोर इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने के लिए रिहेबिलिटेशन का गोल होता है, रिहेबिलिटेशन हमको सिखाता है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, सोशलाइज होने के लिए आदमी थोड़ी थोड़ी जब मेंटल टफनेस रखना शुरू कर देता है, जब उसको ये लगने लगता है कि अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, तो वो धीरे धीरे दूसरे लोगों से बात करना शुरू करता है, और बात जब करने लगता है तो बहुत सारी चीजें उसकी क्या होने लगती है, ठीक होने लगती है, ठीक है। एंड इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट, और जो उसका लाइफ मैनेजमेंट होता है उसको क्या करने लगता है, वो इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने लगता है, या उसको मैनेज अच्छे तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करने लगता है। उसको पता चल गया है कि ये डिसेबिलिटी अब मेरे साथ रहेगी, लेकिन उससे वो कोप अप करके काम करने का शुरू करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोर सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमको रिहेबिलिटेशन ये भी बताता है कि हाँ मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, भले ही मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, मैं इनके अलावा जो सारी चीजें हैं उससे करके मैं अपने आप को क्या कर सकता हूं, स्टैब्लिश कर सकता हूं। तो रिहेबिलिटेशन हमको क्या सिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि हाँ मैं ये चीजों को क्या कर सकता हूं, परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टीच न्यू स्किल्स एंड कोपिंग टेक्निक, और हमको क्या सिखाता है रिहेबिलिटेशन, हमको न्यू स्किल्स सिखाता है कि अगर ये चीज नहीं है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड नहीं है तो हम राइट हैंड से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो करने योग्य है, जिनकी कैपेसिटी हमारे अंदर है। राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट हैंड से कुछ चीजें की जा सकती हैं जिससे मैं अपने लाइफ को क्या कर सकूं, ईज बना सकूं, इजी बना सकूं, ठीक है। और क्या है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट, और हमको क्या करता है, मजबूती और हमारी क्षमता, एम्पावरमेंट को क्या करता है, बढ़ावा देता है कि हाँ मैं इन चीजों को कर सकता हूं और मुझे ये चीज करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा, और हमको बहुत अच्छी चीज करता है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन मतलब अभी पैरा ओलंपिक के लोगों से आप जाकर के बोल सकते हैं कि आप किसी काम के नहीं है, या मैं आपके साथ नहीं उठना बैठना चाहता हूं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उन्होंने सिल्वर जीता है, क्या आप उनके सामने खड़े होकर के कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा फिट हैं, उनके सामने खड़े होकर के आप कह सकते हैं, मतलब रिहेबिलिटेशन उन्होंने किया है, उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाया है, इसलिए उन्होंने अपने क्या किया है, मेडल जीता है। तो आपके पास बोलने की क्षमता नहीं है उनको, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन से भी बच रहे हैं, भले ही उनके पास पैर नहीं है, भले ही उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या किया है, स्टैब्लिश किया है। तो डिस्क्रिमिनेशन से भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि हम सोसाइटी में अपनी मजबूती से क्या कर सकें, अपनी चीजों को रख सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनहेंसिंग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, और क्या करता है, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, हर इंसान की मदद सारे लोग नहीं करते हैं, जिनसे हमको जरूरत होती है, ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी जरूरत पड़ती है, जो जिस लायक होता है उसके हिसाब से हम उनसे काम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर सुदृढ़ नहीं रहेंगे, सबल नहीं रहेंगे, तो आपकी मदद कोई नहीं करने आएगा, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, चाहे वो फिजिकली फिट हो गए, इसीलिए आपको फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिहेबिलिटेशन हमको ये भी सारी चीजों को इनहेंस करता है, और जब हम ठीक होना शुरू होते हैं तो हमारी फैमिली, हमारी जो सोसाइटी होती है, हमको सपोर्ट करना शुरू करती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा डल रहेंगे तो वो कह देंगे कि इनकी मर्जी, ये चाहे जैसे रहना चाहे, ठीक है। ये रिहेबिलिटेशन के क्या होते हैं, गोल होते हैं। और हमारा थर्ड यूनिट क्या होता है, यहीं पे कंप्लीट होगा। थर्ड यूनिट में हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। हमारा जो डेवलपमेंट हमने पढ़ा था वो हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ही सिर्फ इसका काम लगेगा, और भी आगे चल करके हमारे सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, इसका काम लगेगा। तो ये हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को थर्ड यूनिट देखना, उसमें हम लोग को पूरा असेसमेंट देखना है, कैसे कैसे टेस्ट परफॉर्म करने हैं हमको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को क्या करने के लिए,
पता करने के लिए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से असेसमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।